प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन निम्न में से गलत है। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड इनमें से कौन सा कथन गलत है। आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें पहला ऑप्शन है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्थिर अवस्था में अगर कोई ऊर्जा किसी वस्तु के अंदर निहित होती है तो उसको गतिज ऊर्जा नहीं कहते, बल्कि उसको स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसका वैसे तो करेक्ट आंसर पहला ही होगा, लेकिन अदर ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड है, एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर किसी वस्तु में गति है उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा आती है तो वो गतिज ऊर्जा होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये भी करेक्ट है, और गतिमान वस्तु में भी गतिज ऊर्जा होती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। और यहाँ से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको ऊर्जा निकालनी है और वो स्थिर है या किसी ऊंचाई पर है तो उसमें जो ऊर्जा वहाँ पर निहित होगी तो वो होगी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, यानी कि हाइट की वजह से उसमें जो ऊर्जा आती है या फिर उसके रुके हुए होने की वजह से जो ऊर्जा होती है वो ही होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं और कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है तो यह किसके कारण होता है। तो देखिए ये बेसिकली होता है जड़त्व के कारण यानी कि इनर्शिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बल। तो देखिए बल का फॉर्मूला यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है F इज इक्वल टू एम ए, राइट। और यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, मास आपको दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है, साथ ही में आपको टाइम दिया हुआ है। तो देखिए मास आपके पास कितना है 8 kg, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ये है 9 माइनस 4 और टाइम आपके पास है 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका जाएगा 20 न्यूटन। तो फोर्स का जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसे सीधे पथ पर तैरकर 2 बार 360 मीटर की दूरी को तय करना है। तो किरण का औसत वेग क्या होगा। अब देखिए जो किरण है वो स्विमिंग पूल में है, तो वो देखिए इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, वापस से उसी डिस्टेंस पे आ रही है, मतलब कि जो टोटल ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 0, कि जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया वापस से वो उसी पोजीशन पे आ रही है। और यहाँ पे पूछा गया वेग, और वेग क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, तो इसीलिए ये पूरा का जो वेग होगा आपका, वेलोसिटी होगी एवरेज, वो भी आपकी 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव से तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है स्थिर अवस्था में, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई है, एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकंड, और आपको निकालना क्या है दूरी, यानी कि ऐसा आपको निकालना है। तो आपको गति के समीकरण पता है, जिसमें सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वाली कितनी है 0 है। s इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 8 इंटू 8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट्स कम्स आउट्स टू बी 96। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, द्रव्यमान की। तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो यहाँ पर भार की बात हुई है, भार यानी कि वेट, फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। मास आपको निकालना है, पृथ्वी की बात की गई है और ग्रेविटी आपको लेनी है 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट्स कम्स आउट्स टू बी 196 डिवाइडेड बाई 9.8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 20 kg। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
फिर है सापेक्ष घनत्व, ये किसके बराबर होता है? तो देखिए सापेक्ष घनत्व की बात करें यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, तो ये बराबर होता है पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई जल का घनत्व यानी कि पानी का घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, यानी कि जो आइस है वो पानी पर फ्लोट करती है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का गुड कंडक्टर है वो है आपका तांबा यानी कि कॉपर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉपर है, वैसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी होता है। नेक्स्ट, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी इंक्रीज होगी यानी कि वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। कभी भी वैक्यूम में या फिर निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। और अलग अलग माध्यमों में बात करें तो ध्वनि का वेग भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट यानी कि टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। कई बार आपने देखा होगा कि एक रूम होता है जिसमें छोटा सा यहाँ पर एक विंडो या फिर होल होता है, तो जब उसमें से रोशनी आती है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो दिखने लगते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, यानी कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किस वजह से होता है? तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, यानी कि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो तारे हैं वो रात में हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए क्या होता है कि तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश है वो निरंतर अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चूंकि वायु की परतें जो है वो स्थिर नहीं रहती, इसलिए हमें ये महसूस होता है कि जो तारे हैं वो डिफरेंट टाइम पे आपस में क्या हो रहा है, वो टिमटिमा रहे हैं। तो यही कारण है कि तारे जो है वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि तारों का अपना प्रकाश होता है और सूर्य जो है वो एक तारा है। नेक्स्ट है किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के प्रोपोर्शनल या फिर होती है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ में, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो आपसे यहाँ पूछा है कि किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह होने वाली धारा वो किसके जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो ये प्रोपोर्शनल होती है आर की, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका ये वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए ही हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आर कहते हैं, जो कि आपका रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है MOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो MOS इसका पूर्ण रूप होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। डैश है, नेक्स्ट है डैश की खोज के बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदला गया था। मतलब देखिए मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस ऐसे थे जो उन्होंने खाली छोड़ दिए थे और उनकी जगह पर उन्होंने किसी ना किसी एलिमेंट को रखा हुआ था। और उन्होंने कहा था कि इन जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर रखा है इनकी प्रॉपर्टी आगे फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनसे रिजेंबल करेगी। तो ऐसा ही इका सिलिकॉन की जगह किसको रखा गया था? तो इका सिलिकॉन की जगह रखा गया था इन फ्यूचर में जर्मेनियम को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदकों के रूप में नहीं किया जाता है? यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है कि मंदक के रूप में नहीं इस्तेमाल होता है। तो बोरोन का इस्तेमाल हम मंदक के रूप में नहीं करते। इसके अलावा ग्रेफाइट हो, भारी जल हो या फिर जल, इनका प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। हालांकि कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए जरूर किया जाता है, लेकिन मंदक के रूप में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो देखिए थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है वो किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन में अगर हम डिस्कस करें कोपरनिकस की, तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया था। जोहान कैपलर ने ग्रहीय गति के नियम को बताया था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा की बात करें तो वो लागू होती है स्टार्स पर यानी कि सितारों पर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पर सही होगा।
और ये भी ध्यान रखना कि चंद्रशेखर जो थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें उनके अध्ययन के लिए विलियम ए फाउलर के साथ ज्वाइंट रूप से 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हर एक पदार्थ के किसी भी रूप के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सब होता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, एंड देन गैस में। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो यही स्टेटमेंट आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, अंडे का पकना रासायनिक परिवर्तन दो तरीके के होते हैं, एक होता है केमिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, अगर आप किसी भी अवस्था को केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज कर दे तो वो वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप अंडे को पका देते हो तो आप वापस से अंडे को नहीं बना सकते हो। केक को अगर आपने बेक कर दिया तो वापस से उसको आप नहीं कर सकते हो रिट्रीव। और केला अगर सड़ जाता है तो वापस से आप उसको सही केला नहीं बना सकते। लेकिन आइस क्यूब अगर पिघल जाती है तो आप वापस से उसको फ्रीज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो मूलभूत सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को भी प्रपोज किया था 1808 में। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। देखिए, अगर किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², जो कि प्रपोज किया था नील्स बोर ने। अब यहाँ पे शेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से होती है KLMN। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि n वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को आप भर सकते हो। n यानी कि 4। जब आप इसको फॉर्मूले में फिट करोगे तो 4 4 16 × 2 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें फिल कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है m कक्ष की बात करें तो KLMN यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई 3। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो 2 × 3² 9 × 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक विशेषता मानी जाती है। तो वो क्या है। तो वो बेसिकली होती है क्या, एवोगैड्रो संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन हो और 11 न्यूट्रॉन हो। अब देखिए, अगर किसी भी परमाणु की आपको परमाणु संख्या ज्ञात करनी है तो वो बराबर होती है उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन की। अगर किसी में 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो बेसिकली जो जूल का नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और चार्ल्स लॉ, ये तीनों ही गैस के नियम से संबंधित है। लेकिन जूल का लॉ ये ऊष्मा से संबंधित है, ना कि मतलब जो प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे संबंधित है, ना कि गैस के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर एक खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होना होता है। तो ये है बेसिकली ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है और उसकी हाइड्रोजन निकल जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जो है वो दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन देखिए, H2SO4 ये भी एक एसिड है, HCl ये भी एक एसिड है, CH3COOH ये भी एक एसिड है, यानी कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। लेकिन MgOH का होल ट्वाइस ये एक बेस है, यानी कि एक क्षार है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उस वस्तु का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें राइट आंसर होगा जिंक, क्योंकि नियोन, हीलियम, जिनोन ये तीनों ही जो है वो एक नोबल गैस है, लेकिन जिंक जो है वो एक धातु है, ना कि गैस। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो देखिए, जो जिनोन है, जिनोन को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रतीक क्या होता है Xe, और इसका जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर वो है 54, और इसका उपयोग फ्लैश लैंप और आर्क लैंपों में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण कौन सा है। तो इसमें जो लवण यानी कि जो साल्ट का इस्तेमाल होता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल और जो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके बीच में एक रिएक्शन होती है जो कि अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें यूज होती है। और इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर CO2 रिलीज होती है और यही CO2 जो है वो आग को बुझाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है कार्बन के अवरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो कौन सा है? कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो वो 3 है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरेंस। और यही फुटबॉल की शेप की होती है और उसमें जो कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 60। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धावन सोडे के एक अणु में पानी के कितने अणु प्रेजेंट होते हैं? धावन सोडे की अगर हम बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो है Na2CO3.10H2O। तो पानी के कितने यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं? तो ये है 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। फिर निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत का जो सर्वश्रेष्ठ चालक है वो होता है चांदी यानी कि सिल्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और चांदी की बात करें इसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर ये है 47। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी तरल रहती है? तो कमरे के तापमान पर भी जो धातु तरल रहती है वो है पारा यानी कि मरकरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर है पाचन तंत्र में मौजूद रस यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या शामिल होता है? तो जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है उसी को कहते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। फिर दांत का एनिमल किससे बना होता है? तो दांत का एनिमल ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। और जो एनिमल है ये हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रेजेंट होता है आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड है उसका कलर भी रेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हीमोग्लोबिन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो एनीमिया रोग देखने के लिए मिलता है यानी कि खून की कमी। आयरन की कमी से भी एनीमिया देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर है पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। तो पेलेग्रा की बात करें तो ये बेसिकली नियासिन की वजह से होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि नियासिन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि विटामिन बी का कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो नियासिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो जीवाणुजनित रोग की बात करें तो यह है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग देखने के लिए मिलते हैं स्पेशली बच्चों में, जो कि क्वाशियोकर और मैस्मेरस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जीका वायरस की बात करें तो ये बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर की वजह से ये फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है हृदय की छवि बनाने के लिए पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगों के परावर्तन का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है क्या? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ECG। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो पेनिसिलिन का आविष्कार ये किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा और इसकी खोज 1928 में इंग्लैंड में की गई थी। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोलियो वैक्सीन की खोज ये की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसकी खोज जोनास साल्क ने 1995 में की थी और भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त घोषित भी कर दिया गया था। हर वर्ष 24 अक्टूबर को हम विश्व पोलियो दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है यानी कि टिश्यू है उसे क्या कहते हैं? तो जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं उस टिश्यू को कहते हैं कंडराय स्नायु, जिसको लिगामेंट भी कहते हैं, लिगामेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो ये दिया है चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पानी का संवहन ये होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सॉरी जाइलम। ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहा है, आंसर इसका जाइलम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि साइंस से रिलेटेड थे। होपफुल वीडियो आपको पसंद में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का टारगेट रखते हैं 5K+ व्यूज़, होपफुल रीच हो जाए। थैंक यू सो मच।